जनवरी के दौरान खुदरा महंगाई दर अचानक से फिर बढ़ गई है। रिजर्व बैंक और आरबीआई के लिए ये नई चुनौती बन गई है। रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है 6%, खुदरा महंगाई इसके ऊपर निकल गई। जनवरी के दौरान रिटेल महंगाई की दर 6.52% रही, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले दिसंबर में रिटेल महंगाई 5.72% थी। सबसे ज़्यादा योगदान जो खुदरा महंगाई को बढ़ाने में रहा वो था मसालों का, अनाज का, दूध का, अंडे का, जूतों का और पर्सनल केयर के उत्पादों का। कुछ एक वस्तुओं को छोड़ दीजिए, सेवाओं को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर की महंगाई 6% से ऊपर है। रिटेल महंगाई के बाद, यह आंकड़ा कल का था, रिटेल महंगाई के बाद आज आंकड़ा आया थोक महंगाई का। थोक महंगाई के मोर्चे पर आप कुछ राहत मान सकते हैं। जनवरी के दौरान थोक महंगाई 24 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। थोक महंगाई की दर घटकर 4.73% पर रही। थोक महंगाई में आई इस कमी से भविष्य में मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की जो महंगाई है उसके थमने की, उस पर अंकुश लगने की कुछ उम्मीद बनती है। लेकिन अब सबसे पहले खुदरा महंगाई की तरफ चलते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके अंदर हाथ डालकर टटोलते हैं कि क्या काम की जानकारी हमारे पास आती है। सर, पहला सीधा सवाल, रिटेल महंगाई अचानक क्यों भड़क गई? कम होते होते अचानक बढ़ गई। खुदरा महंगाई को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के सारे आकलन जो अभी से एक हफ्ते पहले तक कहे जा रहे थे वो सब उल्टे साबित हुए। और हुआ ये कि जिसकी लगातार आशंका थी, हालांकि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में इस बात की तरफ इंगित किया था कि खाद्य महंगाई का दबाव बना हुआ है, पर महंगाई में इतनी तेज बढ़ोतरी होगी इस महीने में, ये इसकी संभावना रिजर्व बैंक ने भी नहीं की थी। और ये 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर ही नहीं है केवल, अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पूरी की पूरी खाद्य महंगाई अब एक जटिल चुनौती बन गई है। 16% के आसपास की इन्फ्लेशन हमें सीरियल्स में दिखाई देती, 16% की। भारत में किसी भी अनाज की कमी नहीं। फसलें आमतौर पर, रबी की फसल में थोड़ी सी गिरावट आई थी, कीमतें बढ़ी थी, खरीफ की फसल ठीक थी, रबी की फसल बाजार में आने वाली है। 2 फसलों के बीच में अनाज की ये महंगाई अप्रत्याशित है, काफ़ी समय से हमने नहीं देखी। क्यों आई? क्योंकि शायद सरकार ने देरी की बाजार में गेहूं की को छोड़ने में। जब गेहूं छोड़ा गया तो शायद अगले महीने में हमें अनाज की महंगाई में थोड़ी सी कमी दिखाई दे। इसके अलावा अगर आप दूसरी थाली की महत्वपूर्ण चीज़ देखें, स्पाइसेस की महंगाई 21% पर, 21% की दर पर। मसाले भारत इंपोर्ट नहीं करता, यहीं निकलते हैं, यहीं बनते हैं, यहीं बनाए जाते हैं। 21% की महंगाई स्पाइसेस में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप, चूँकि अनाज और मसाले महंगे हैं तो सारे स्नैक्स महंगे हैं, सारा जो नाश्ता और बाकी सामान है, करीब करीब 8% के आसपास की महंगाई स्नैक्स में, स्वीट्स में, मिठाई में दिखाई दे रही है। कपड़ों और फुटवियर की महंगाई, कपड़ों की महंगाई चौंकाने वाली है। भारत में 8% से ऊपर की महंगाई है कपड़ों में, और फुटवियर की महंगाई लगभग 10.5% या 11% के आसपास है। अब आप करीब से देखें शुभम, तो भारत के महंगाई की जो सबसे जटिल और जिद्दी परिस्थिति इस आंकड़े में दिखती है कि हम उन सारी चीज़ों की महंगाई महसूस कर रहे हैं या झेल रहे हैं जिनका आयात से कोई लेना देना नहीं है, जो कहीं से इंपोर्ट नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें भारत में बनती हैं, चाहे कपड़े हों, चाहे फुटवियर हों, या भारत में ही उनका उत्पादन होता है, अनाज हो या बाकी चीज़ें हों। मिल्क प्रोडक्ट्स की महंगाई लगभग 9% के आसपास खड़ी हुई। तो यानी पूरी की पूरी फूड बास्केट, पूरी की पूरी खाने की थाली और इसके साथ जो ज़रूरी खपत की चीज़ें, उनमें महंगाई बनी हुई। इसके अलावा फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की महंगाई तो पहले से ऊपर ही थी, वो भी ऊंचाई पर दिखाई दे रही है। ये एक जटिल परिस्थिति है। और इस परिस्थिति में एक और चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि इस महंगाई के भीतर ग्रामीण इलाकों में अनाज की महंगाई शहरी इलाकों से ज़्यादा है, जो भी बहुत ही अप्रत्याशित है। रूरल एरिया में मैं आंकड़ा करीब से देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि ग्रामीण इलाकों में अनाज की महंगाई 17% है, 17.19%, जबकि शहरी इलाकों में इससे काफ़ी नीचे है, हालांकि डबल डिजिट में 13.80% के आसपास है। और यही स्थिति बाकी महंगाई की। अब यहाँ से रिजर्व बैंक की सारी गणित, सारे आंकलन, इस साल ब्याज दरों में बाकी बढ़ोतरी ना होना, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित होना, ये सारे आकलन पटरी से उतरते दिखाई देते हैं। सर, अगर राज्यों में महंगाई की स्थिति देखें या शहरों में और गांव में महंगाई की स्थिति देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? ग्रामीण महंगाई की स्थिति शहरी महंगाई से ज़्यादा खराब है। और खाद्य उत्पादों की महंगाई में ग्रामीण महंगाई में सबसे ज़्यादा दबाव में दिखता है। हालांकि कपड़ों में भी देखें, क्लॉथिंग और फुटवियर में भी देखें तो लगभग, और ये भी स्थिति जब रूरल एरिया से मांग ना आने की शिकायत की जाती है। हम लगातार आपको बताते हैं कि FMCG कंपनियाँ ये कह रही कि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं आ रही, गाँव में लोग नहीं खरीद रहे। ये आंकड़ा उस बात का सबूत है। रूरल एरिया में ना तो वेजेस बढ़ रहे हैं और महंगाई हर तरह से, अगर आप
फुटवेयर की महंगाई देखें 10%, क्लॉथिंग की महंगाई रूरल एरिया में 9%, स्नैक्स की महंगाई करीब 7%, स्पाइसेस की महंगाई 21%। पूरा का पूरा रूरल बास्केट, पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था महंगाई से तप रही है, और खासतौर से खाद्य महंगाई से। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के उपभोक्ता खर्च का करीब 60% के आसपास हिस्सा खाने पीने की चीज़ों पर खर्च होता है, क्योंकि वो उनमें बहुत सारा बड़ा हिस्सा मसालों का और खाद्य तेल का है। केवल इस पूरे मामले में खाद्य तेल एक ऐसी चीज़ दिखाई देती जिसकी कीमतों में कमी या में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। और इस महंगाई में इस महत्वपूर्ण बढ़ोतरी में का सबसे जो ज़रूरी पहलू शुभम ये है कि हमने वो सब्जियां जिन्होंने पिछली बार महंगाई को कम करने में नियंत्रण करने में मदद की थी पिछले महीने, उनमें 11% की डिफ्लेशन है, यानी उनमें -11% की, यानी कि सब्जियों की कीमत करीब 11 से 12% गिरी है। लेकिन उसके बाद भी रूरल एरिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है अर्बन इलाकों की तुलना में। राज्यों के हिसाब से अगर आप देखें तो देश के अधिकांश राज्यों में आरबीआई का जो सहनीय स्तर है 6%, उससे ऊपर महंगाई बनी हुई है लगातार। कई सारे राज्यों में महंगाई की दर 7 और 8% और 8% से ऊपर भी है। कुछ ही राज्य आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो 6% के आसपास है। बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जिनमें 3% या 2% की महंगाई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 2.87% दिखती है इन्फ्लेशन रेट जनवरी में, रूरल और अर्बन की कंबाइंड। दिल्ली में 3.27 दिखती है, जो सरप्राइजिंग है दिल्ली में महंगाई का आंकड़ा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक राज्य और उभरता है, उड़ीसा, जहाँ पर महंगाई की दर 5% से नीचे दिखाई देती है। बाकी सब जगह या तो महंगाई 5 से 6% के बीच में है, या 6 से 7% और 7 से 8% के बीच में। और ये सारी की सारी महंगाई मूलतः खाने पीने की चीज़ों से आई है। थोक महंगाई से दिलचस्प और संकेत मिलता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर, अगला सवाल मेरा ये कि आरबीआई और सरकार की तरफ से अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो ऐसे बयान आए थे कि महंगाई अब पीक आउट हो गई है, अब उतनी चिंता या चुनौती नहीं बनी हुई है। आपको लगता है क्या सरकार और आरबीआई को भी आशंका नहीं थी कि रिटेल महंगाई एकदम एकाएक बढ़ जाएगी? हाँ, अगर आप बयान देखें तो उनमें अति आत्मविश्वास था। वित्त मंत्री ने सदन में चर्चा के दौरान और उससे बाहर भी कहा था कि महंगाई पर नियंत्रण हो गया है, महंगाई में बढ़ोतरी की रफ्तार रुक गई है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने पॉलिसी में जरूर कहा था कि महंगाई को लेकर चिंता और दबाव बना हुआ है, पर उनकी तरफ से भी अपने बयानों में संकेत दिया गया था कि भारत में महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, धीमे धीमे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और इसी के आधार पर बाजार में भी अंदाज लगाया गया था कि ब्याज दरों में अब कम से कम कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं आएगी। पर ये सारे आकलन लड़खड़ा गए एकदम। अनाजों की महंगाई ने और स्पाइसेस की महंगाई ने, मसालों की महंगाई ने इस पूरी व्यवस्था को पटरी से उतार दिया। और ये बात हम बार बार अपने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में कहते रहे कि केंद्रीय बैंक क्यों महंगाई से लड़ाई को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते हैं, मैदान क्यों नहीं छोड़ते हैं। अगर आप पिछले 6 महीने में ही महंगाई के पूरे भारत में खुदरा महंगाई के पूरे रुख को देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें बहुत तेज उछाल आता है वापस एक बार गिरावट के बाद। महंगाई को स्थिर करने में, और भारत जहां पर महंगाई में बहुत सारे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कारक काम करते हैं, वहां इसे नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है। और इसलिए शायद अब केंद्र सरकार को और रिजर्व बैंक को इस बढ़ी हुई और ताज़ी महंगाई के रूप के तौर पर, संदर्भ ये है कि अभी गेहूं की फसल आने वाली, उसके बाद भी अनाजों की महंगाई इतनी ज़्यादा है, उस स्थिति में मैं अपनी रणनीति में नए सिरे से कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करने होंगे। सर, अब खुदरा महंगाई से थोक महंगाई पर आते हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं? आज ताज़ा आंकड़े आए 24 महीने के निचले स्तर पर महंगाई। अगर आप थोक महंगाई और खुदरा महंगाई को एक साथ रख के देखें शुभम, तो ये टिपिकल स्टैंडर्ड स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना है जो हमें दिखाई देता है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ ये है कि उत्पादन में कमी और महंगाई में बढ़ोतरी। खुदरा महंगाई में वो बास्केट, जिस बास्केट में अनाज आते हैं उसमें तो बढ़ोतरी है। मैं अगर अनाजों के आंकड़े देखूं जो दिखाई दे रहे हैं तो सीरियल्स की महंगाई वहाँ भी करीब 16% के आसपास है, 15.46% के आसपास है। वीट की महंगाई 24% के आसपास है थोक आंकड़ों में। स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना इसलिए दिखाई दे रहा है कि खुदरा महंगाई में जो मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद हैं, जो उत्पादन वाली चीज़ें, उनकी कीमतों में नियंत्रण है या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि खपत की चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आमतौर पर थोक महंगाई हमें उत्पादन के स्थिति में, जो औद्योगिक उत्पादन है वहाँ पर, और कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति में क्या मांग है और मांग के आधार पर कीमतें कैसे रिएक्ट करती है बताती है, और खुदरा महंगाई खपत के आधार पर दिखाती है। इन दोनों को मिला लिया जाए तो एक तरफ 7% के आसपास, 6.5% के आसपास की खुदरा महंगाई, और दूसरी तरफ 4-4.25% के आसपास की थोक महंगाई। उद्योग में मांग कम होने के कारण कीमतों पर दबाव दिख रहा है, लेकिन खपत के कारण महंगाई, बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही। अब अनाज की महंगाई ही अगर सबसे बड़ी महंगाई है पूरे खुदरा महंगाई में तो थोक महंगाई से उसे और बढ़ावा मिल रहा है
कमी होने की संभावना नहीं है। जिन चीज़ों में कमी हमें दिखाई दे रही है थोक महंगाई में, जिसमें कि धातुएं हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद हैं, वहाँ जिद्दी जटिल कोर इन्फ्लेशन अपना काम कर रही है। कोर इन्फ्लेशन खुदरा महंगाई में भी काम कर रही। वो कोर इन्फ्लेशन ये है कि यहाँ कंपनियाँ जो कच्चे माल की लागत के कारण अपनी कीमतें बढ़ा चुकी हैं, उसे वो वापस लेने वाली नहीं है। इसलिए भारत की महंगाई में पहली बार ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देना जरूरी है, और शायद रिजर्व बैंक इसे गंभीरता से लेगा। आने वाली पॉलिसी में ऐसा संकेत पिछली बार मिला था कि भारत में खाद्य महंगाई और कोर महंगाई, यानी कि खाद्य रहित, ईंधन रहित महंगाई, जो स्थायी महंगाई है वो, और खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, दोनों रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई हैं, और ये इस महंगाई की सबसे जटिल गुत्थी है। सर, अब अगला सवाल ये कि रिजर्व बैंक यहाँ से क्या करेगा। 25 बेसिस पॉइंट की जब बढ़ोतरी थी तो कई विशेषज्ञ ये मान रहे थे ये आखिरी बढ़ोतरी है, अब यहाँ से ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, भले कम होने में समय लगे। आपको लगता है इस स्टांस में कुछ चेंज आएगा? अब तो स्टांस में चेंज आएगा, क्योंकि एक लगभग 7% के आसपास पहुंच रही है रिजर्व बैंक की महंगाई। सारे आकलन बदल रहे हैं। सुबह से कल महंगाई का आंकड़ा आने के बाद अब ज़्यादातर जो एजेंसियां जो बाजार को करीब से देखती हैं, उनका कहना है कि भारत में इस साल भी महंगाई 6.8 से 7% के आसपास रह सकती है। आपको याद होगा शुभम कि रिजर्व बैंक ने साल अपने महंगाई के आकलन में थोड़ी कमी बढ़ोतरी नहीं की थी और जीडीपी के आकलन में बदलाव किया था। लेकिन अब अगली मौद्रिक नीति में शायद ब्याज दरों को लेकर थोड़ी और सख्ती दिखाई जाएगी। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ोतरी आएगी ये हमें देखना होगा। लेकिन ये नसीहत है रिजर्व बैंक के लिए कि अगर वो महंगाई से लड़ाई को जीता हुआ मान रहा था, तो वो लड़ाई अभी जारी है और महंगाई नई ताकत से वापस लौट आई है।